अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूँ इब्राहिम पीर साहब। मैं हूँ हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे ज़ैनुल हसन भी। आम इंतखाबात 90 रोज़ में होने चाहिए या नहीं, इलेक्शन के इनेकाद पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का बयानिया तकसीम हो गया। बिलावल भुट्टो 90 रोज़ में इलेक्शन पर बज़ेर, जबकि वालिद के बयान से लाताल्लुकी। कहते हैं आइन के तहत 90 रोज़ में इलेक्शन कराना ज़रूरी है, चेयर टेकर ना बने, 90 रोज़ में इंतखाबात कराएं। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी की CEC और घर के मामले पर आसिफ अली जरदारी की बात मानने का पाबंद हूँ। साबिक सदर अपने बयान की वजाहत खुद दे सकते हैं। उधर आसिफ अली जरदारी पहले हल्का बंदियों और फिर इलेक्शन के कहा कहते हैं नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ लाजिम हैं। आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ कराने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर मुकम्मल एतमाद है और आइन के मुताबिक ही इंतखाबात कराएंगे। मुल्क की मौशी बहरान से गुजर रहा है और सियासत के बजाय मौशत की फिक्र पहले करनी चाहिए। मुल्क में आम इंतखाबात के मुतालबे पर पीपल्स पार्टी के यूटर्न पर यूटर्न। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 90 रोज में इंतखाबात के मुतालबे पर डट गए। बिलावल की इलेक्शन से मुतालिक वालिद के मौक़िफ़ की मुखालिफत। उन्होंने अपने वालिद के बयान से इत्तेफाक नहीं किया। बोले कि घर में वालिद की बातों, पार्टी में कारकुनों के फैसलों का पाबंद हूँ। सदर आसिफ अली जरदारी अपने बयान की वजाहत खुद दे सकते हैं। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं, जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। बदीन में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो बोले कि CEC इजलास की सदारत मैंने और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने की थी। CEC का फैसला था 90 दिन में इंतखाबात करवाए जाएं। लाहौर में इख्तिलाफ राय को सुनेंगे। पीपल्स पार्टी CEC के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CEC मीटिंग हुआ था, जिसपे मैंने और सदर जरदारी साहब ने उसका सदारत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC मीटिंग में हमने ये दो राय पे गौर किया। एक तरफ जो 90 दिन का सिलसिला है, जो आइन में जो लिखा गया है, उस मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन सब ने हमें बताया कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि अवाम ने नून लीग और PTI की हुकूमत देख ली। पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातें अशराफिया की जमातें हैं और अशराफिया की जमातें हमेशा अवाम से कुर्बानी मांगती हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक सदर के दरमियान इख्तलाफात पर ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पाकिस्तान का गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए वीज़ा स्कीम का ऐलान। कारोबारी अफराद को बाआसानी वीज़ा फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की SIFC की अपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। बोले कि नई वीज़ा रजीम के हवाले से भी अहम फैसले किए गए हैं। कारोबारी इदारों से मुंसलिक अफराद को भी आसान वीज़ा रजीम की सहूलत मिलेगी। इन इक़दामात से पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल होने जा रहा है। SIFC की अपेक्स कमेटी का दूसरे रोज भी इजलास मुल्क की मुआशी बहाली, कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी के फरोग के हवाले से मुशावरत की गई। सरमायाकारी समेत अहम अमूर पर फैसले किए गए। इजलास में निगरान वफाकी काबीना, सूबाई वज़राए आला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। SIFC के प्लेटफॉर्म से ओपन पाकिस्तान के हवाले से नई वीज़ा रजीम के मुतालिक इंतहाई अहम फैसले लिए गए। कारोबार से मुंसलिक अशखास जो बैरून मुल्क हैं, वो अगर पाकिस्तान आना तो एक दस्तावेज़ उन ममालिक की जानिब से या बैनुल अक़वामी कारोबार इदारों की जानिब से जब इशू होगा, उसके तहत वीज़ा का इजरा आसानी से पाकिस्तान के तमाम मिशंस करेंगे। मिड साइज़ या बड़े कारोबारी इदारे जो हैं, उनसे मुंसलिका जितने भी अफराद उनके यहाँ काम कर रहे हैं, उन तमाम को ये आसान वीज़ा रजीम की सहूलियात मुयस्सर होंगी और उम्मीद रखता हूँ कि इसके तहत पाकिस्तान एक नए दौर में कारोबार के और मईशत के दाखिल होने जा रहा है। मुल्क को बिजनेस फ्रेंडली बनाया जा रहा है। स्मगलिंग से मुल्क की मईशत को खतरात लाहक हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्शी की न्यूज़ ब्रीफिंग। एजेंसियों ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम किए। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात खित्ते समेत आलमी सतह पर मजबूत हो रहे हैं।
چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت مضبوط ہیں۔ امریکہ سے بھی پاکستان کے تعلقات بہت مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے قیام کے بعد مختلف ممالک کی طرف اچھا رسپانس آ رہا ہے۔ وزیر آئی ٹی اوورسیف کا کہنا ہے کہ معیشت کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں آئی ٹی ایکسپورٹ کی کیپیسٹی $10 ارب ہے۔ اسلام آباد میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ نگران وفاقی کابینہ، صوبائی وزرائے اعلیٰ، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر اور متعلقہ اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ ملک کی معاشی بحالی، کاروباری سرگرمیوں اور سرمایہ کاری کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں ملک میں مقامی اور بیرونی سرمایہ کاری کی راہ میں رکاوٹوں کے سدباب کے لیے لاہ عمل سے آگاہ کیا گیا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت معاشی ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے قلیل، وسط اور طویل مدتی منصوبہ بندی پر مشاورت ہوئی۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے قیام کے بعد مختلف ممالک کی طرف سے اچھا رسپانس آ رہا ہے۔ چین اور امریکہ کے ساتھ ساتھ ہماری تجارت میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ان تمام ممالک کے ساتھ پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ اس میں کافی بڑھاوا آیا ہے پچھلے چند برسوں میں۔ مثلا کسی زمانے میں امریکہ کی جو ہمارے ساتھ جو ٹریڈ تھی وہ صرف $9.5 بلین تھی، اور جو کہ بڑھ کے اب وہ کچھ 11.5 اور 12 بلین کے درمیان پہنچ چکی ہوئی ہے۔ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی بولے کہ کوئی بھی بزنس مین پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے تو اسے فوری ویزا دیا جائے گا۔ یہی سپورٹنگ سٹاف کو بھی آسان شرائط پر قرض دیا جائے گا۔ اسمگلنگ کے خلاف مہم بھی چل رہی ہے۔ کوئی بھی بزنس مین جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے یا بزنس ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہے، اس کا اپنا ملک اگر وہ اس کا فورن آفس لکھ کے دے دے کہ یہ بزنس مین ہے تو ہم اس کو فورن ویزا جو ہے وہ دے دیں گے۔ اجلاس میں خلیجی ممالک اور سعودی عرب کی سرمایہ کاری سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں ڈالر، چینی اور پیٹرولیم کی اسمگلنگ پر بھی بات چیت ہوئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے ملک کی معاشی صورتحال کو بدتر قرار دے دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں، خاندان کے لیے راشن کہاں سے لائیں، بل کیسے جمع کرائیں اور علاج کہاں سے کرائیں۔ عوام کے چہروں پر دکھ اور مایوسی نمایاں نظر آ رہی ہے۔ معاشی مسائل اتنے گمبھیر ہو چکے کہ نگران حکومت سے حل نہیں ہو سکتے۔ بدین میں میڈیا سے گفتگو اور کارکنان سے خطاب میں بولے کہ آج کی معاشی صورتحال میں قائد عوام کا منشور وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ملکی مسائل کا حل راتوں رات نہیں نکل سکتا۔ پیپلز پارٹی اقتدار میں ہوگی تو مزدوروں کو ان کا حق ملے گا۔ کوئی اور حکومت میں آیا تو اشرافیہ کی حکومت ہوگی۔ نفرت اور تقسیم کی سیاست کے بجائے عوام اب مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ عوام اکیلے نہیں، بی بی کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے۔ عوام سے مل کر ملک کی قسمت کو بدلیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی قانون کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے وکیل شعیب شاہین کی وساطت سے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی۔ اشتر اوصاف کہتے ہیں صدر مملکت نے جو کام کیا وہ ناقابل بیان ہے۔ فیصل چوہدری بولے صدر بل واپس بھیج سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ، آرمی ترمیمی ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں ایڈوکیٹ شعیب شاہین کے ذریعے آئین کے آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت درخواست دائر کی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ آرمی ترمیمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ آرٹیکل 10A، آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 19 کے منافی ہے۔ ایکٹ پر صدر مملکت نے دستخط نہیں کیے۔ دائر درخواست میں استدعا کی گئی کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی قانون کو کالعدم قرار دیا جائے اور آئینی درخواست کے فیصلے تک دونوں قوانین کو معطل کیا جائے۔ سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے کہا کہ صدر مملکت نے بلز واپس نہیں بھیجے تو اس کا مطلب ہے قانون بن چکے ہیں۔ انسٹیٹیوشنلی مطلب یہ ہے کہ آپ نے لکھ کے کچھ دینا ہے، تو لہٰذا وربل کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور اگر آپ لکھ کے نہیں دیتے تو مطلب یہ لیا جائے گا کہ آپ کی کانسنٹ جو ہے وہ ڈیمڈ کانسنٹ ہے، یعنی کہ ایسنٹ ہے، آپ نے اس کو ویو کیا ہے یا سرنڈر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ آپ کے کسی ایسے فیصلے کے اوپر ویٹ نہیں کرے گی جو کانسٹیٹیوشن آپ کو بائی دا لمٹ آف لا پرسکرائب کرتا ہے اور آپ نے ایکشن کرنا ہے۔ اب جب انہوں نے نہیں کیا تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ لا منسٹری میں آیا اور وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا۔ فیصل چوہدری کہتے ہیں کہ صدر مملکت بل کو واپس بھیج کر کہہ سکتے ہیں کہ بل کی کوئی شق آئین سے متصادم ہے تو اس کو دوبارہ دیکھیں۔ ایک تو کنسنٹ دینا صدر صاحب کا اختیار ہے اور ایک کنسنٹ نہ دینا صدر صاحب کا اختیار ہے۔ جہاں پہ خاموشی ہوگی تو اس کا مطلب کیا لیا جائے گا؟ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو
ये इस पे इंटरवीन करना पड़ेगा और इंटरप्रिटेशन देनी पड़ेगी कि जो साइलेंस है, यानी अगर उसको 10 दिनों के अंदर ना सदर साहब एक्सेप्ट करें ना रिजेक्ट करें और वापस भेजें या ना भेजें, तो ऐसी सूरत हाल में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने जाती ट्विटर अकाउंट से जारी बयान में कहा था कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी एक्ट में तरमीम के कवानीन पर दस्तखत नहीं किए। वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तेफाक नहीं करते। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त ऑफिशियल सीक्रेट अदालत में जज की रुख्सत के बायस बगैर कार्रवाई 11 सितम्बर तक मुलतवी कर दी गई है। FIA हसास इदारे और स्टेट बैंक ने डॉलर की जखीरा अंदोजी के खिलाफ आखिरी मार्के की तैयारियां कर ली हैं। ग्रैंड ऑपरेशन के लिए फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। डॉलर की जखीरा अंदोजी करने वाली कंपनीज और अफराद की निशानदही भी कर ली गई है। राशिद सिद्दीक रिपोर्ट करेंगे। डॉलर जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैक डाउन, आखिरी मार्के की तैयारियां। FIA, हसास इदारे और स्टेट बैंक ने ग्रैंड ऑपरेशन के लिए कमर कस ली। जराये के मुताबिक डॉलर की जखीरा अंदोजी करने वाली कंपनीज और अफराद की निशानदही करके फहरिस्त तैयार और एक्सचेंज कंपनियों का 2 साल का डेटा हासिल कर लिया गया। इसके अलावा जराये का कहना है कि गैर मामूली तादाद में डॉलर लेने वालों की फहरिस्तें भी तैयार की जा चुकी। बैंकों से लॉकर्स, मालकान और सामान की तफसीलात भी जमा करना शुरू कर दी गयी, क्योंकि FIA और स्टेट बैंक को इत्तिलात हैं कि डॉलर्स की बड़ी तादाद बैंक लॉकर्स में जखीरा हैं, जिसको डॉलर्स रिकवरी ऑपरेशन में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्कैन किया जा सकेगा। FIA और हसास इदारों को यकीन है क्रैकडाउन से डॉलर की कदर में बड़ी कमी आ जाएगी। राशिद सिद्दीक, GNN, कराची। बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। 3 दिन के दौरान 464 बिजली चोर पकड़े गए। 5300 से ज्यादा गैर कानूनी कनेक्शन भी काट दिए गए। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के जुर्माने। हेस्को और केस्को की टीमों ने नादहिंदगान से 5 करोड़ 5 लाख रुपए से ज्यादा निकलवा लिए। लेस्को ने बिजली चोरों को 3 करोड़ 37 लाख रुपए का डिडक्शन बिल डाल दिया। सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगड़ियाल ने खबरदार किया है कि आने वाले दिनों में क्रैकडाउन बेरहम और नाकाबिले मुआफी हो जाएगा। अब बिजली चोर बच नहीं पाएंगे। क्रैकडाउन में शिद्दत, करोड़ों की वसूलियां, गिरफ्तारियां, जुर्माने और कनेक्शंस मुनक़ता। मुल्क भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ गई। ऑपरेशन के दौरान 464 बिजली चोर पकड़े जा चुके हैं। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां मेस्को रीजन में 319 की गयी। पेस्को में 106 और पेस्को में 6 बिजली चोर पकड़े गए। लेस्को रीजन में भी बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक सर्कल के 248 बिजली चोर कनेक्शन पकड़ लिए। तमाम के खिलाफ मुतल्लिका थानों में मुकदमात के इंदराज के लिए दरख्वास्तें दे दी गयी। ओकाड़ा से लेस्को मुलाजिम को बिजली चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। बिजली चोरों को मजमूई तौर पर 3 करोड़ 37 लाख रुपए का डिडक्शन बिल डाल दिया गया। फैसलाबाद में 88 लाख, जबकि गेपको एहलकारों ने 23 लाख के जुर्माने किए। ऑपरेशन के दौरान जाली कनेक्शन भी मुनक़ता किए जा रहे हैं। हेस्को रीजन में 3 दिन में 4690 गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। बलोचिस्तान में 682 मीटर्स की बिजली मुनक़ता कर दी गई। हेस्को एहलकारों ने ठट्ठा के इलाके से 50 kV का गैर कानूनी ट्रांसफार्मर भी तहवील में ले लिया। हैदराबाद जिसको ने अब तक 3 करोड़ 5 लाख से जायद की वसूलियाँ की हैं, जबकि केस्को ने बलोचिस्तान भर से नादहिंदगान से 2 करोड़ रुपए निकलवाए। पेस्को ने भी 18 लाख से जायद की रिकवरियाँ कर ली। मुख्तलिफ इलाकों में 68 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। पेशावर बिजली तकसीम कार कंपनी के ज़रिए तमाम इलाकों से बिजली चोरी करने के लिए लगाए गए 282 कुंडे हटाए गए। सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगड़ियाल कहते हैं अभी तो बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि ये एक्शन बहुत ज्यादा बेरहम और नाकाबिले मुआफी हो जाएगा। अपने दूसरे ट्वीट में राशिद लंगड़ियाल कहते हैं कि डिस्कोस के 248 बददियानत अफसरों को हेडक्वार्टर्स भेज दिया गया। 1914 अफसर तब्दील कर दिए गए। दिन में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है। बिजली चोरी पर फौरी मुकदमा और गिरफ्तारी की हिदायत भी दी गई हैं। फैसला सेक्रेटरी दाखिला सिंध इकबाल मेमन की सदारत में होने वाले इजलास में किया गया है और पहले मरहले में बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाला जाएगा। डेप्टी ब्यूरो चीफ शाह वलीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाह वलीउल्लाह, बताएगा इसकी डिटेल्स। हाँ जी, शुक्रिया। बिल्कुल, बिजली चोरों के गिर्द जो है घेरा तंग हो गया है और बिजली चोरों के खिलाफ जो है क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। बिजली चोरी पर फौरी मुकदमा कायम किया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी की हिदायत की गई है और इस बात का फैसला जो है सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन की सदारत में होने वाले इजलास में किया गया है। आज शाम को होने वाले इजलास में एडिशनल IG सिंध थे
सेक्रेटरी एनर्जी थे, के इलेक्ट्रिक, हेस्को, सखर इलेक्ट्रिक कंपनी के अफसरान शामिल थे। इस इजलास के अंदर जो टास्क फोर्स भी तश्कील दी गई है सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में, जो मुतल्लिका जो और बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। के इलेक्ट्रिक की हाई टेंशन लाइन में ट्रिपिंग, 10 से ज़ायद ग्रिड स्टेशन बंद होने से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स, मूसा कॉलोनी और गुलशन इकबाल के इलाके बिजली से महरूम हो गए हैं। मजीद क्या तफसीलात बताने के लिए राशिद सदीक हमारे साथ मौजूद है। जी राशिद, बताइएगा। शुक्रिया। के इलेक्ट्रिक की जो हाई टेंशन लाइन की ट्रिपिंग के बायस शहर का मुख्तलिफ इलाके जो है वो दरे में डूब गए। लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद फेडरल एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक, गुलशन इकबाल, लांडी, कोदंगी के इलाकों में जो है वो इस वक्त बिजली नहीं है। के इलेक्ट्रिक को कहना है कि फॉल्ट को तलाश करके उसकी दुरुस्तगी का काम शुरू कर दिया गया है। तकरीबन जो इस वक्त कहा जा रहा है कि 16 के करीब ग्रिड स्टेशन जो है वो हाई टेंशन लाइन में ट्रिपिंग के बायस बंद हुए हैं और इसमें मरम्मती काम का आगाज ट्रिपिंग की जो हुई है उसको खत्म करने के लिए शुरू कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। वज़ारत कानून ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट फैसले के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर कानून का लदम करार दिया था। नजर सानी दरख्वास्त में इजाफी दस्तावेजात के लिए 15 रोज़ का वक्त मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू एक्ट को पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज़ करार दिया था। रिव्यू एक्ट में आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले के खिलाफ मुतासरा फरीक को अपील का हक दिया गया था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया था। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एंड एक्ट से मुतालिक केस में जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजाफी नोट भी तहरीर किया था। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल जस्टिस रिटायर्ड सैयद असगर हैदर ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। ज़ाती वजूहात की बिना पर गुज़िश्ता रोज इस्तीफा चेयरमैन नैब को इरसाल किया। प्रोसिक्यूटर जनरल के मुस्ताफी होने से अहम रेफरेंसेस की मंजूरी अल्तवा में पड़ने का इम्कान है। प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी के बगैर नैब अदालत में रेफरेंस दायर नहीं कर सकता। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास और केसेस की मंजूरी भी लटक गई। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद असगर हैदर की मुद्दत मुलाजमत फरवरी 2024 में मुकम्मल होना थी। नाज़रीन, परवेज इलाही की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आला की अहलिया की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त शौहर की रिहाई और किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार न करने की इस्तदा। दरख्वास्त में निगरान पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी दाखिला पंजाब, IG पंजाब को फरीक बनाया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के वाक़यात में दर्ज मुकदमात में नई दफात शामिल करने पर साबिक गवर्नर पंजाब, 2 साबिक वज़रा और साबिक वज़ीर की बेटी का जिस्मानी रिमांड दे दिया। तफसीलात जानिए इबादुल हक की इस रिपोर्ट में। पुलिस की दरख्वास्त पर उमर सरफराज चीमा और खदीजा शाह को जेल से इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने अस्करी टावर में दोबारा तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त दी और बताया कि मुकदमे में बगावत और लोगों को फसाद के लिए उकसाने समेत दीगर नई दफात शामिल की गई हैं। इसलिए उमर सरफराज चीमा और खदीजा शाह का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने दोनों मुलजमान का 5 दिनों का जिस्मानी रिमांड दे दिया और उन्हें दोबारा 14 सितंबर को पेश करने का हुक्म दिया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल खान ने यास्मीन राशिद के जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें निशानदेही की गई कि मुकदमे में नई दफात शामिल की गई हैं, इसलिए दोबारा तफ्तीश की जरूरत है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर कर ली और तफ्तीश के लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिस्मानी रिमांड दे दिया और साबिक सूबाई वजीर को 14 सितंबर को अदालत में पेश करने की हदायत की। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने जिना हाउस पर हमले के मुकदमे में नई दफा शामिल होने पर साबिक सूबाई वजीर महमूद रशीद का 7 दिनों का जिस्मानी रिमांड दे दिया और हदायत की कि साबिक सूबाई वजीर को 16 सितंबर को अदालत में पेश किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट के वकला बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और टैक्सेस के खिलाफ सरापा एहतजाज बंद के वकला ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने रोड को एहतजाजन बंद करके हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। इसी हवाले से अलीशा खट्टक की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में जारी महंगाई के खिलाफ पेशावर के वकला भी सड़कों पर निकल आए। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज करते हुए बिजली बिलों में इजाफा और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। मुजाहिरीन ने खैबर रोड को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद करके महंगाई के खिलाफ नारे लगाए और हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया।
वकला का कहना था कि 90 दिन में इलेक्शन कराना आईनी जिम्मेदारी है, किसी तौर पर आइन से इनहिराफ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती से ही मुल्क तरक्की करेगा। कमरतोड़ महंगाई खत्म हो जाए और निगरान हुकूमत जो बनी हुई है उनको जल्द से जल्द इलेक्शन पे जाना चाहिए, इलेक्शन करवा ले ताकि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जाए और कोई पॉलिसी बना ले। वकला ने बिजली बिलों में इजाफी टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि महंगाई के खिलाफ तहरीक का आगाज कर दिया है, मुतालबात की मंजूरी तक चैन से नहीं बैठेंगे। कैमरामैन कबीर अली शाह के साथ अलिशबा खट्टक, GNN पेशावर।